जब उदासी लगातार बनी रहती है या इतनी गहरी होती है कि हम अकेले उसे संभाल नहीं पाते, तो कभी-कभी मदद लेना अच्छी बात होती है। इस पाठ में हम निम्नलिखित पर चर्चा करेंगे। चिकित्सकों के प्रकार, मनोचिकित्सा की मूल बातें, केस फॉर्मुलेशन का परिचय, रेचन क्या है, स्वयं सहायता के लिए एक मार्गदर्शिका। सभी विषयों की तरह, यदि आपको पहले से ही जानकारी है तो बेझिझक आगे बढ़ें। यहाँ मैं वीडियो के प्रायोजक का उल्लेख करना चाहूँगा, हैप्पी ऐप। हैप्पी के साथ आप पारंपरिक थेरेपी की लागत के एक अंश पर एक एआई थेरेपिस्ट से जुड़ सकते हैं। हैप्पी को क्या खास बनाता है? आपके पास एक एआई थेरेपिस्ट से बात करने का अवसर है जो हर तरह की थेरेपी में विशेषज्ञ है, मनोविज्ञान और परामर्श के क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान से लैस है। इससे भी बेहतर क्या है? आपके सत्र पूरी तरह से निजी और गोपनीय हैं, जो एक सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करते हैं, जहां आप निर्णय के डर के बिना खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। आज ही हैप्पी की सुविधा और विशेषज्ञता का अनुभव करें। अब इस कोर्स के बारे में एक बात यह है कि यह सभी के लिए एक ही तरह का है, जो अच्छा और बुरा दोनों है। आपको खुशी के विषय पर विज्ञान क्या कहता है, इसका विस्तृत अवलोकन मिलेगा, लेकिन कभी-कभी यह जानकारी हर किसी के लिए हर स्थिति में लागू नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जब हम पहले पाठ में सीखे गए संज्ञानात्मक पुनर्गठन को लागू करने का प्रयास करते हैं, तो हम में से कुछ लोगों को एक अलग कोण से तर्कहीन विश्वास को देखना मुश्किल लगता है। कभी-कभी खुशी महसूस करने में आपकी असमर्थता सोच का मामला नहीं, बल्कि मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन का मामला होता है। ऐसी स्थितियों में किसी और से बात करना मददगार होता है। यहीं पर थेरेपी काम आती है। कभी-कभी किसी अनुभवी बाहरी राय लेने से ही मदद मिलती है। पेशेवर मदद की बात करें तो कुछ विकल्प हैं, लेकिन आमतौर पर मुख्य दो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक होते हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण और उपचार के तरीकों में अंतर होता है। मनोवैज्ञानिकों के पास आमतौर पर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर योग्यता होती है और वे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा जैसी तकनीकों का उपयोग करते हुए चिकित्सा और परामर्श पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि वे आम तौर पर दवा नहीं लिख सकते हैं। मनोचिकित्सक मानसिक स्वास्थ्य में विशेषज्ञता वाले चिकित्सा चिकित्सक हैं, जो दवा और चिकित्सा के संयोजन से मानसिक बीमारियों का निदान और उपचार करने में सक्षम हैं, और वे एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर हैं जो दवा लिख सकते हैं। मनोचिकित्सा, जिसे टॉक थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, आपको नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करती है। मनोचिकित्सा के विभिन्न प्रकार हैं, जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (सीबीटी), पारस्परिक चिकित्सा (आईपीटी) और माइंडफुलनेस आधारित संज्ञानात्मक थेरेपी (एमबीसीटी). यह आपको तनाव को प्रबंधित करने, समस्याओं को हल करने, आत्मसम्मान को बढ़ाने और अपने मूड को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। एक मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता आमतौर पर मनोचिकित्सा प्रदान करता है। लाभ उठाने के लिए आपको अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए खुला होना चाहिए। मनोचिकित्सा के एक कोर्स में आमतौर पर 8 से 16 सत्र शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 45 से 60 मिनट तक चलता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थेरेपी कई सालों तक भी चल सकती है। जबकि मनोचिकित्सा मददगार हो सकती है, इसमें चुनौतियां भी हो सकती हैं। इनमें सही चिकित्सक को ढूंढना, सत्रों के दौरान असहज या भावुक महसूस करना और होमवर्क को पूरा करना शामिल हो सकता है। थेरेपी का एक और नुकसान यह है कि यह अक्सर बहुत महंगा होता है और हम में से कई लोगों के लिए अप्राप्य होता है। चिकित्सक प्रति सत्र सैकड़ों डॉलर चार्ज कर सकते हैं। यह हमारे प्रायोजक
हैप्पी के अस्तित्व का एक मुख्य कारण है। हम एक नई दुनिया में रह रहे हैं और प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता को प्रति सत्र लगभग $200 का भुगतान करने के बजाय आप बस कुछ डॉलर का भुगतान कर सकते हैं। क्या है चाल? खैर, हैप्पी पर चिकित्सक इंटरैक्टिव एआई हैं, जो अच्छा और बुरा दोनों है। यदि आप उस व्यक्तिगत स्पर्श की तलाश में हैं, तो शायद एआई थेरेपी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत है जो हर तरह की थेरेपी का विशेषज्ञ हो और मनोविज्ञान और चिकित्सा के पूरे क्षेत्र का ज्ञान रखता हो, तो एआई थेरेपी आपके लिए सही हो सकती है। यह निजी और गोपनीय है और आप निश्चिंत रहें कि आप जो कुछ भी कहते हैं, उसके लिए आपको कभी भी आका नहीं जाएगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए विवरण में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब मैं मनोचिकित्सा का उल्लेख करता हूँ, और हालांकि यह कभी-कभी एक त्वरित समाधान हो सकता है, अक्सर ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक अच्छा चिकित्सक आमतौर पर अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसे केस फॉर्मुलेशन कहा जाता है। केस फॉर्मुलेशन एक टूलकिट की तरह है जिसका उपयोग चिकित्सक यह समझने के लिए करते हैं कि किसी के साथ क्या हो रहा है, और यह बताता है कि समस्या कब शुरू हुई, इसे क्या जारी रखता है, और कौन से पूर्वगामी या सुरक्षात्मक कारक काम कर रहे हैं। जब आप अपने सत्र के दौरान किसी चिकित्सक को नोट्स लिखते हुए देखते हैं, तो वे केस फॉर्मुलेशन पर काम कर रहे होंगे। इसमें कई चरण शामिल हैं। सबसे पहले, वे उन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हैं जिनका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। फिर, वे आपकी पृष्ठभूमि के उन पहलुओं पर विचार करते हैं जो आपको इन मुद्दों के लिए पूर्वगामी बना सकते हैं। इसके बाद, वे हाल की घटनाओं या ट्रिगर्स की पहचान करते हैं जो समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, जिन्हें प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स के रूप में जाना जाता है। वे स्थायी कारकों को भी देखते हैं, जो आते या चल रही परिस्थितियां हैं जो समस्याओं को जारी रखती हैं। अंत में, वे सुरक्षात्मक कारकों का आकलन करते हैं, जिसमें आपकी ताकत और सहायता प्रणाली शामिल हैं, जो आपकी रिकवरी में सहायता कर सकती हैं। यह व्यापक समझ चिकित्सकों को आपकी सहायता करने के सर्वोत्तम तरीकों को निर्धारित करने में मदद करती है। इसके बाद, मैं आपको रेचन नामक एक अवधारणा से परिचित कराना चाहता हूँ। रेचन का एक उदाहरण है झगड़े के बाद रोना, जंगल में जोर-जोर से चिल्लाना या तकिए पर मुक्का मारना। थेरेपी में रेचन का मतलब है दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करना और उन्हें बाहर निकालना, अक्सर एक सुरक्षित और सहायक चिकित्सीय वातावरण में। इसमें उन तीव्र भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना या अनुभव करना शामिल है, जैसे कि उदासी, गुस्सा या डर, जिन्हें दबा दिया गया है या अनदेखा कर दिया गया है। रेचन क्लाइंट को उनकी भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, दर्दनाक अनुभवों को संसाधित करने और मनोवैज्ञानिक संकट को कम करने में मदद कर सकता है। भावनाओं को स्वीकार करने और व्यक्त करने की अनुमति देकर रेचन भावनात्मक उपचार को बढ़ावा दे सकता है, चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम कर सकता है, और व्यक्तिगत विकास और आत्मजागरूकता को सुविधाजनक बना सकता है। अब यह जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे थेरेपिस्ट से मिलें जो आपको एक अलग नजरिया दे सके या आपको समस्या का दूसरा पहलू देखने में मदद कर सके। हो सकता है कि आपके पास थेरेपिस्ट तक पहुंच न हो या आपके पास संसाधन न हो। यहाँ एक अभ्यास है जिसे आप खुद या किसी करीबी दोस्त के साथ कर सकते हैं, जो मददगार हो सकता है। इसे टू चेयर तकनीक कहा जाता है, जिसे गेस्टाल्ट टू चेयर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक चिकित्सीय हस्तक्षेप है जिसका आमतौर पर काउंसलिंग और मनोचिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 2 कुर्सियां लगाएं। एक कुर्सी पर बैठें और या तो किसी चिकित्सक की कल्पना करें या किसी अच्छे दोस्त को दूसरी कुर्सी पर बैठाएं। हम अकेले व्यायाम से शुरू करेंगे। इसके लिए थोड़ी कल्पना की जरूरत होगी।
क्या आपके पास तर्कहीन या अस्वस्थ मान्यताओं की अपनी सूची है? बढ़िया, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। रोगी के रूप में बैठते हुए दूसरी कुर्सी पर बैठे काल्पनिक चिकित्सक को अपनी समस्याएं या अस्वस्थ विचार समझाएं। कल्पना करें कि यह चिकित्सक प्रेमपूर्ण और गैर आलोचनात्मक है। वे अपनी सोच में बहुत तार्किक हैं। अपनी विचार प्रक्रिया समझाने के बाद, मैं चाहता हूं कि आप उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएं। यह आपकी चिकित्सक कुर्सी है और आप चिकित्सक की भूमिका निभा रहे हैं। अब वे अपने रोगी संस्करण से उनकी समस्याओं के बारे में क्या कहेंगे? एक प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाला, बुद्धिमान और मददगार चिकित्सक आपके सोचने के तरीके को किस अन्य तरीके से बदल सकता है? क्या वे कहेंगे कि आप अपने आप पर बहुत कठोर हो रहे हैं? क्या वे कहेंगे कि आप काले और सफेद सोच रहे हैं, स्थिति को भयावह बना रहे हैं? हमारी आम तर्कहीन सोच पैटर्न की सूची पर वापस जाएं। क्या आपकी कोई सोच इनमें से किसी में आती है? अगर आपके पास मदद करने के लिए कोई करीबी है, तो एक दूसरे को दूसरे दृष्टिकोण देखने में मदद करने के लिए थेरेपिस्ट की भूमिका निभाने की कोशिश करें। इस कोर्स में आपने जो सीखा है, उसके नजरिए से एक दूसरे की सोच पर विचार करें और जहां तक हो सके एक दूसरे के विकृत सोच पैटर्न को सही करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको दूसरे दृष्टिकोण से सोचने के समस्याग्रस्त तरीके को देखने में मदद मिलेगी। तो इस विषय के लिए बस इतना ही। हमारे अगले विषय में हमने सबसे अच्छी बातें आखिर के लिए बचाकर रखी हैं। हम स्थायी आजीवन खुशी के नए स्तरों तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छे समाधानों में से एक पर चर्चा करेंगे। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। अगर मैंने आपकी मदद की है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरे पेट्रियन अकाउंट में एक छोटा सा दान देकर या अमेज़न पर मेरी खुशी की पुस्तिका लेकर मेरा समर्थन करने के बारे में सोचें। लिंक विवरण में है। आपकी मदद से मैं इन कोर्स को बनाना जारी रख सकता हूँ, दूसरों तक पहुँच सकता हूँ और हर भाषा में खुशी फैला सकता हूँ।